राधे राधे जी सभी को। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास 7th की एनसीईआरटी है हिंदी की, उसमें जो नया सिलेबस मल्हार की पुस्तक लगाई गई है उसमें हमारे जितने भी जो राइटर हैं उनको वहाँ से चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट है माँ क्या ये कहानी, यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश यही है कि जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर के एमसीक्यू हम अपनी क्लास में कवर कर लें। तो जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जितनी भी क्लास की नोटिफिकेशन है, चाहे वो लिटरेचर का पोर्शन है और चाहे वो एनसीईआरटी का पोर्शन है और ग्रामर भी आगे करवाने वाली हूँ मैं, तो मेरी क्लास की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और तैयारी है जो उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा माँ क्या एक कहानी। तो पहला एक प्रश्न ये बनता है कि बताइए माँ कह एक कहानी जो कविता है इसके रचयिता कौन है। तो बताइए माँ कह एक कहानी कविता के रचयिता कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस समय साथ साथ कवर करवाए थे। तो जिसने भी पहले की क्लास को नहीं देखा है वो 2x पे करके पिछले की क्लास है जो जो मैंने चैप्टर पढ़ा रखे हैं उनको एक बार देख लेना, क्योंकि पढ़ने से जो जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा याद रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि कहा है। दूसरा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न, इस कविता में किन दो पात्रों के बीच बातचीत हो रही है। ठीक है, दो जो पात्र थे मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी बताया था कि आपको ये बताना है कि किन दो के बीच में क्या हो रही है भाई, बातचीत या फिर संवाद हो रहा है। तो माँ और बेटी, पिता और पुत्र, माँ और बेटा, दादी और पोता। तो हमें यहाँ बताना है कि किन के बीच में है वो संवाद हो रहा था। तो भाई किन के बीच में हो रहा था, माँ और बेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर सी हो जाएगा। और बच्चा क्या कहता है अपनी माँ को, बच्चा अपनी माँ को कहता है कि माँ आप मुझे क्या सुना दो, एक कहानी सुना दो। ठीक है, फिर उसकी माँ उसे कहती है कि क्यों, मैं तुझे कहानी क्यों सुना दूँ, मैं कौन हूँ, तेरी नानी लग रही हूँ। वो कहता है नहीं आप नानी तो नहीं हो, लेकिन मेरी नानी की क्या हो भाई, बेटी हो। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, कविता में कहानी सुनाने वाली माँ का नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कविता में कहानी सुनाने वाली जो माँ है उसका नाम क्या है, सुजाता, यशोधरा, गौतमी या फिर देवकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम, इसका था क्या नाम था भाई, यशोधरा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कहानी सुनने की जिद करने वाले बालक यानी पुत्र का नाम क्या है, सिद्धार्थ, राहुल, देवदत्त या फिर आनंद। तो बताइए जिद करने वाले पुत्र का नाम क्या था। तो क्या नाम था भाई, उसका नाम था राहुल। क्या नाम था भाई, राहुल। तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल। आगे चलते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्र कवि, लोक कवि, महाकवि या फिर छायावादी कवि। तो बताइए मैथिली शरण जो गुप्त जी हैं उनको हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है भाई, तो इन्हें जाना जाता है राष्ट्र कवि, जो किनके द्वारा कहा गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कहानी की शुरुआत, अब ये जो भाग पहले भाग से जितने प्रश्न बनते थे ना, जो पहले स्टैंजा था या जो पहले दो स्टैंजे से, उससे मैंने वो क्वेश्चन रख दिया। अब जो कहानी मतलब इस कविता का अगला पार्ट है उससे जो कहानी की शुरुआत और उपवन का वर्णन होता है, ठीक है, वहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं मैंने वो रखे हैं। हर लाइन से मैंने जितने भी प्रश्न बन सकते थे आपके लिए बनाकर लेके आई हूँ, तो इसलिए क्लास को अंत में लाइक ज़रूर करके जाना। आगे चलते हैं भाग 2 के क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, बालक राहुल अपनी माँ से क्या सुनने की हट या जिद कर रहा है। तो बताइए क्या सुनने की जिद करता है, कविता, लोरी, कहानी या फिर चुटकुला। तो बच्चा है वो अपनी माँ से किस बात की जिद कर रहा है कि माँ मुझे क्या सुना दो भाई, एक कहानी सुना दो। इसका आंसर हो जाएगा भाई कहानी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, राहुल अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करता है जिससे उसकी हट का पता चलता है, मानधन, तू मेरी नानी, तू है मेरी चेटी, तू है मेरी नानी की बेटी और तू ही सुना कोई कहानी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा।
कि राहुल है वो अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करता है। तो क्या कहकर संबोधित करता है कि भाई मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि उसे कहता है कि तू क्या है भाई, तू मेरी नानी तो नहीं है लेकिन मेरी नानी की बेटी ज़रूर है। आगे चलते हैं। अगला है, राहुल के पिता सुबह सुबह कहाँ घूम रहे थे? महल में, नदी के किनारे, उपवन या बगीचे में, या फिर जंगल में? तो बताइए सुबह सुबह कहाँ घूम रहे थे? मैंने कविता पढ़ाया था जब आपको बहुत अच्छे से व्याख्या के समेत बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा भाई उपवन या फिर बगीचे में। अगला प्रश्न, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जिसको भी पीडीएफ लेनी हो वो अपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके और वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना। अगला है, उपवन में चारों तरफ क्या बिखरी हुई थी? बर्फ, ओस की बूंद, हिमबिंदु यानी कि उसके बाद सूखी पत्तियां, या फिर मिट्टी? तो बताइए, कविता में इस बात का जिक्र है कि उपवन में चारों तरफ कुछ बिखरा हुआ था। ठीक है, क्या बिखरा हुआ था? बर्फ, ओस की बूंद, या फिर सूखी पत्तियां, या फिर मिट्टी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ओस की बूंद। चारों तरफ क्या थी? हिमबिंदु, मैंने आपको बताया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भाई, ओस की बूंदें पत्तों पर कैसे चमक रही थी? सोने जैसी, मोतियों जैसी, कांच जैसी, या फिर तारों जैसी? तो बताइए, जो ओस की बूंदें थी वो पत्तों पर किस प्रकार चमक रही थी, कैसी लग रही थी चमकती हुई? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? वो कैसी लग रही थी भाई? मोतियों के जैसी। अगला, आगे चलते हैं। उपवन में हवा कैसी चल रही थी? तेज और ठंडी, मंद मंद और सुगंधित यानी कि सुरभि वाली, आगे इसके गर्म और शुष्क, या फिर बिल्कुल नहीं चल रही थी? तो बताइए उपवन में कैसी हवा चल रही थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? मंद और सुगंधित यानी कि सुरभि वाली। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, उसमें वो कहता है कि सुरभि की हवा है मनमानी, है ना। आगे चलते हैं। सुरभि शब्द का क्या अर्थ है? मैंने आपको उस समय भी बताया था। सुरभि का क्या अर्थ है? सुबह, सुगंध या खुशबू, या फिर हवा, या फिर तालाब? बताइए सुरभि का क्या अर्थ है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सुगंध और खुशबू। आगे चलते हैं। अगला है, उपवन में पक्षी कैसे बोल रहे थे? कैसे बोल रहे थे? रो रहे थे, शांत थे, कल कल स्वर में गा रहे थे, या फिर चिल्ला रहे थे? तो बताइए पाठ के आधार पर, माँ क्या है कहानी पाठ के आधार पर बताइए कि उपवन में पक्षी कैसे बोल रहे थे? तो कैसे बोल रहे थे भाई? कल कल स्वर में गा रहे थे। आगे चलते हैं। घटना और घायल हंस का वर्णन। अब जो हमारा जो स्टेंजा है आगे का, ठीक है, जो आगे की पंक्ति है उसमें घटना और घायल जो हंस का वर्णन आता है, वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं हम वहाँ से पढ़ लेते हैं। तो अचानक आसमान से नीचे क्या गिरा था? क्या गिरा था? एक तीर, एक हंस, एक फूल और एक कबूतर। तो बताइए क्या गिरा था? तो सबको पता है कि मैंने बताया था आप लोगों को कि क्या गिरा था? एक हंस गिरा था, क्योंकि उसको क्या एक तीर मारा था किसने? आखेटक ने, और उसके कारण उसके जो पंख है वो घायल हो गए थे और वो आकर जमीन के ऊपर गिर गया था, और जो इस बच्चे के पिता हैं उन्होंने उसको उठा लिया था। आगे चलते हैं। हंस की स्थिति कैसी थी जब वह नीचे गिरा? वह खेल रहा था, वह उड़ रहा था, वह घायल यानी कि पक्षी था, पक्षी जो था वो घायल था, और या फिर ये कह लो कि बहुत खुश था, हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? हंस की स्थिति कैसी थी भाई? वह घायल था और उसका जो शरीर है, जो पंख है, वो क्या थे भाई? तीर से बिंधे हुए थे, बिंधे हुए थे। हंस को क्या लगा? किसके कारण वह नीचे गिरा? हंस को ऐसा क्या लगा जिसके कारण वह नीचे गिरा? पत्थर, जाल, ठीक है, शिकारी का तेज तीर यानी कि शर, या फिर बीमारी? तो क्या लगा था भाई हंस को? तो हंस को लगा था भाई शिकारी का तेज तीर, जिसे पाठ में शर कहा गया है। ठीक है, तो शर का अर्थ भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना शर का क्या होगा भाई? तेज धार वाला बाण होता है, उसको बोलते हैं तीर। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 हो गया। 17, शर शब्द का पर्यायवाची क्या है? धनुष, बाण, तीर, तलवार, या फिर भाला?
तो बताइए शर का पर्यायवाची क्या होगा भाई, क्या होगा, बाण और तीर। आगे चलते हैं। हुई पक्ष की हानि पंक्ति में पक्ष का क्या अर्थ है, रास्ता, पंख, किनारा या फिर टीम। तो बताइए हुई पक्ष की हानि, पक्ष की यानी कि किसकी, किसकी हानि हुई, टीम की हानि हो गई। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, पक्ष यानी कि पंख, किसके पक्ष की, यानी कि पक्षी के जो पंख थे उनकी हानि हुई थी, वो तीर लगने के कारण है वो टूट गए थे। घायल हंस को सबसे पहले किसने उठाया और उसकी रक्षा की, आखेटक ने, राहुल ने, राहुल के पिता सिद्धार्थ ने और एक सैनिक ने। तो बताइए घायल हंस को सबसे पहले किसने उठाया और उसकी रक्षा की थी, तो किसने की थी भाई, राहुल के पिता सिद्धार्थ ने। आगे चलते हैं। अब यहाँ बच्चे का और पिता का नाम ध्यान रखना है, बच्चे का नाम है राहुल और पिता का नाम है सिद्धार्थ। ऐसे भी पूछ सकता है कि जो बच्चे के पिता है उनका नाम क्या था, तो सिद्धार्थ, माँ का नाम यशोधरा और बच्चे का नाम राहुल। आगे चलते हैं। राहुल के पिता ने घायल हंस के साथ क्या किया, उसे छोड़ दिया, उसे सहलाया और उसका उपचार किया, उसे खा लिया, उसे शिकारी को दे दिया। तो बताइए क्या किया था सिद्धार्थ ने, तो क्या किया था भाई, उसे सहलाया और उसका उपचार किया, जिससे पक्षी को ऐसा लगा कि अब वो क्या है भाई, सही हाथों में आ गया है, अब उसे मारा नहीं जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। हंस को नया जीवन किसने दिया, शिकारी ने, राजा ने, राहुल के पिता ने या फिर प्रकृति ने। तो बताइए हंस को नया जीवन किसने दिया, राहुल के पिता ने, क्योंकि उसकी क्या की थी भाई, रक्षा की थी, उसके प्राण है वो बचाए थे, अगर वो शिकारी उसे पकड़ लेता तो मार के खा जाता। तात शब्द का कविता के अनुसार क्या अर्थ है, बताइए। तात मैंने बताया था आपको, चाचा, भाई, पिता या फिर मित्र। बताइए तात का क्या अर्थ होगा, तो तात का अर्थ होगा भाई पिता। उसकी माँ कहती है कि सुबह सुबह तेरे जो तात हैं वो भ्रमण करने के लिए जाते थे। ये बात कौन कहती है, यशोधरा कहती है, और किससे कहती है, राहुल से कहती है। जब वो कहानी सुनाने के लिए कहता है, तो जब वो उसे कहानी सुनाती है और उसे उसके ही पिता की कहानी बताने लगती है। तो यहाँ से ये प्रश्न ये भी बनता है कि जो माँ है वो बच्चे को किसकी कहानी सुनाती है, तो वो किसी राजा की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि उसे उसके पिता की ही कहानी सुनाती है। अगला है आखेटक का आगमन और विवाद। अब क्या आखेटक आ जाता है और उसके बीच में, दोनों के बीच में विवाद होने लगता है, किसके बीच में, सिद्धार्थ और आखेटक के बीच में। तो वहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो हंस का शिकार करने वाले व्यक्ति को कविता में क्या कहा गया है, रक्षक, आखेटक यानी कि शिकारी, सैनिक या फिर सेवक। तो क्या कहा गया है भाई, शिकारी। आगे चलते हैं। आखेटक को किस बात का घमंड था, अपनी दौलत पर, अपनी तीरंदाजी पर, अपनी अचूक लक्ष्य सिद्धि का या फिर अपनी ताकत का। तो बताइए जो आखेटक था उसको किस बात का घमंड था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा कि उसे इस बात का घमंड था कि वो क्या करता है, अपनी अचूक लक्ष्य सिद्धि कर सकता है, यानी कि उसका जो लक्ष्य है वो कभी भी चूकता नहीं है, वो जो लक्ष्य निर्धारित कर लेता है उसी पे जाके उसका तीर लगता है। आगे चलते हैं। आखेटक ने सिद्धार्थ, राहुल के पिता से क्या मांगा, अपना तीर, धन, अपना घायल पक्षी या फिर पानी। तो बताइए क्या मांगा था, पानी मांगा था। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई घायल पक्षी। वो बोले कि ये जो घायल पक्षी है ये मेरा है और मैंने इसे घायल किया है और मैं इसे मतलब मार के खाऊंगा, मुझे दे दो। अगला, कविता में खगभक्षी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, हंस के लिए, सिद्धार्थ के लिए, आखेटक यानी कि शिकारी के लिए या फिर राहुल के लिए। तो खगभक्षी, भक्षी यानी कि पक्षियों को मारकर खाने वाला। मैंने जब कविता पढ़ाई थी तो उसकी व्याख्या में बताया था। तो इसका क्या हो जाएगा, आखेटक और शिकारी के लिए। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ और आखेटक के बीच किस बात को लेकर विवाद बढ़ गया, उपवन पर अधिकार को लेकर, घायल हंस पर अधिकार को लेकर, तीर की कीमत को लेकर या फिर पुरानी दुश्मनी को लेकर। तो बताइए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, घायल हंस को लेकर उनमें था जो विवाद बढ़ गया, और वो विवाद इतना बढ़ गया कि उस विवाद को राज्य के जो न्यायालय है उसमें ले जाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सिद्धार्थ और आखेटक के स्वभाव में क्या अंतर था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि दोनों के स्वभाव में क्या अंतर था। तो दोनों के स्वभाव में, दोनों दयालु थे, दोनों निर्दयी थे। सिद्धार्थ रक्षी यानी कि रक्षक थे, आखेटक भक्षी यानी कि मारने वाला था। सिद्धार्थ डरपोक थे या फिर आखेटक साहसी था।
तो क्या था भाई, इसका आंसर हो जाएगा सी। सिद्धार्थ का स्वभाव कैसा था, वो दयालु थे और वो रक्षा करने वाले थे, यानी कि रक्षक थे। आखिर तक यानी कि बहुत निर्दयी था और उन्हें क्या, वो बख्शी था और मारने वाला था। ठीक है, आगे चलते हैं। जब शिकारी अपनी बात पर अड़ गया तो कविता में इसके लिए क्या पंक्ति आई है। ठीक है, तो बताइए कि कविता में इसके लिए क्या पंक्ति आई है कि जब शिकारी अपनी बात पर अड़ गया। रक्षक ने बेईमानी हट करने की ठानी, दया दिखाने की ठानी, कहानी खत्म होने की ठानी। ठीक है, तो क्या होगा भाई इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई हट करने की ठानी। ठीक है, वो हट करने लगा कि ये जो पक्षी है ये मेरा है, मुझे इसको दे दो। आगे अगला प्रश्न, विवाद बढ़ने पर मामला कहाँ पहुंचा। पंचायत में, राजा के पास, न्यायालय यानी कि न्याय सभा में, जंगल में या फिर भगवान के पास। तो किसके पास पहुंचा भाई, राजा के पास। अगला प्रश्न, अब आते हैं न्याय और कविता का संदेश जिन पंक्तियों में आता है वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर। तो पहला प्रश्न, माँ यशोधरा कहानी सुनाते सुनाते राहुल से क्या करने को कहती है। क्या करने को कहती है, सो जाने को, न्याय का निर्णय करने को, रोने को या फिर आखिर तक को बुलाने को। तो क्या होगा भाई इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई न्याय का निर्णय करने को। वो कहानी सुनाते सुनाते कहती है कि अब तू यूँ बता कि जो तुम्हारे पिता हैं उन्हें क्या करना चाहिए, पक्षी को आखिर तक को दे देना चाहिए था या फिर उसे अपने पास रखना चाहिए था, उसकी सेवा करनी चाहिए थी, उसे बचाकर ठीक किया। तो इसका क्या है भाई, इसका है न्याय का निर्णय करने को वो उसे कहती है ताकि उसमें नैतिक मूल्य है वो विकसित हो सके। आगे, माँ ने राहुल से क्या कहा, राहुल तू डैश 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 कर, इसका क्या कर, विचार, निर्णय, अनादर या फिर स्वागत। तो ये पंक्ति को पूरा करना है, ये पंक्ति है कविता से और वो क्या कहती है कि तू क्या कर भाई, तू ही इसका निर्णय कर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, राहुल ने शुरुआत में माँ से निर्णय लेने के लिए क्या बहाना बनाया कि वह सो रहा है, वह तो केवल कहानी सुन रहा है और वह उसे क्या है भाई, उसे डर लग रहा है या उसे आखिर तक पसंद है। तो उसने क्या बनाया था बहाना, उसने ये कहा कि उसने तो भाई क्या है, वह तो केवल कहानी सुन रहा है। वो क्या बोला था, उसकी पंक्ति याद रखनी है कि मैं क्या समझूँ इसकी बानी, क्योंकि मैं क्या समझूँ, मैं तो क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक कहानी को सुन रहा हूँ और आप मुझे सुना रही हो। अगला है, राहुल के अनुसार यदि कोई किसी निरपराध को मारे, 1 मिनट PDF सेट कर लेती हूँ। राहुल के अनुसार यदि कोई किसी निरपराध यानी कि निर्दोष को मारे तो दूसरे को क्या करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, उसकी रक्षा करनी यानी कि उसे उबारना चाहिए, शिकारी की मदद करनी चाहिए, वहाँ से भाग जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए भाई, वीडियो बनानी चाहिए है आज की जनरेशन के हिसाब से। तो इसका आंसर क्या होगा, उसकी रक्षा करनी चाहिए यानी कि उसे उबारना चाहिए। जब कोई निर्दोष को मारे तो उसकी हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। अंत में अगला प्रश्न आता है कि राहुल ने अंत में क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हंस शिकारी का होना चाहिए, हंस को मार देना चाहिए, रक्षक भक्षक से बड़ा होता है यानी कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और हंस को बेच देना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर कि रक्षक भक्षक से बड़ा होता है यानी कि मारने वाले से बचाने वाला है वो सदा महान होता है। अगला प्रश्न, न्याय दया का दानी पंक्ति का क्या अर्थ है। न्याय हमेशा पैसों से होता है, न्याय हमेशा करुणा और दया के पक्ष में होना चाहिए, न्याय केवल राजा करता है या फिर न्याय क्रूर होता है। तो बताइए, न्याय दया का दानी यानी कि न्याय हमेशा करुणा और दया के पक्ष में होना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। राहुल का उत्तर सुनकर उसकी माँ ने क्या किया, तूने गलत कहा, न्याय दया का दानी, तू गुनी कहानी, यानी कि तूने कहानी का असली मर्म समझ लिया है, अब सो जाओ, शिकारी को बुलाओ। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई मैं अभी ये बात समझ गई हूँ कि तूने कहानी का जो असली मर्म है उसको समझ लिया है, तूने नैतिकता को समझ लिया है। अगली पंक्ति, अगला प्रश्न है,
इस कविता का मुख्य उद्देश्य यानी कि मूल संदेश या भाव क्या है? शिकारी यानी कि शिकार है वो, शिकार करना अच्छी आदत है, जीवों पर दया करना और अहिंसा परम धर्म है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, या फिर कहानी केवल नानी सुनाती है। तो बताइए मूल संदेश क्या है? तो इस कविता का मूल संदेश क्या है भाई? जीवों पर दया करना चाहिए और अहिंसा ही क्या है भाई? परम धर्म है। हमें सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए। यह कविता किस शैली में लिखी गई है? आत्मकथ्यात्मक शैली, संवादात्मक शैली, केवल वर्णनात्मक शैली या फिर व्यंग्यात्मक शैली? तो आपको पता है कि इसमें क्या शैली है भाई? इसमें संवादात्मक शैली है, क्योंकि इसमें बात है वो चलती है माँ और बेटे के बीच में, तो बातचीत चलने के कारण ये जो शैली है वो संवाद है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राहुल के पिता सिद्धार्थ आगे चलकर इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुए? सम्राट अशोक, भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध या फिर गुरु नानक? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए। तो राहुल के पिता सिद्धार्थ आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे भाई? तो वो हुए थे महात्मा बुद्ध के नाम से। इस पे तो स्टार लगा लो। ठीक है, तो यहाँ हमारे जो 40 प्रश्न थे वो पूरे होते हैं। मैंने पार्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो आपको करवा दिए हैं। तो अगली क्लास में हमारे जितने भी चैप्टर हैं सबके जो क्वेश्चन है मैं आपको इसी प्रकार करवा दूंगी, और वहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर जो है प्रेस कर लेना, ताकि मेरी क्लास की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज के लिए सभी को धन्यवाद। राधे राधे।